नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका वितान भाग 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। और ये चैप्टर लिखा गया है अनुपम मिश्र जी द्वारा। तो जैसे कि आपके पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, तो राजस्थान के बारे में आप सभी को पता है, रेगिस्तान जहां पर पाया जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा चारों तरफ आपको रेत के टीले ही टीले नजर आते हैं। यानी कि जैसे आप, अगर हम कहेंगे आपको कि आप किसी गांव के दृश्य को बताइए या गांव के दृश्य को बनाइए, तो उस क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं एक तालाब, एक कुआं, एक नदी, आप इस तरह का चित्र जरूर बनाते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान के गांवों को या राजस्थान रेगिस्तान वाली जगह का चित्र अगर हम बनाएंगे, तो यहाँ पर बहुत कम हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि जहां पर तालाब हो, कोई पौंड हो या नदी हो या फिर कुआं हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो राजस्थान में बहुत कम देखी जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी एक समस्या है। यहाँ पर वर्षा का जल जो है वो भी एकत्रित नहीं हो पाता है। वो भी जमीन जो है, एक तो बहुत कम वर्षा होती है और दूसरा कि उसको बहुत जल्दी जमीन के अंदर सोख लिया जाता है। तो ये पाठ हमें राजस्थान के रजत बूंदे यानी कि रजत का अर्थ होता है जो चमकीली, बिल्कुल चांदी के समान चमकने वाली इस तरह की बूंदे। जल की इन बूंदों के महत्व के बारे में इस पाठ में हमें बताया है। जल के महत्व को बताया है कि किस तरह राजस्थान में जल की समस्याओं का निवारण किया जाता है, क्या क्या वहां पर पानी पीने का योग्य जो संसाधन है वो क्या क्या है। तो इस पाठ में हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी जानकारियां ये पाठ हमें देने वाला है। तो आप पाठ को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और आप इससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन और चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदे और आपके पाठ के जो लेखक हैं वो हैं अनुपम मिश्र जी। तो क्या क्या इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ने का, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पसीने में तरबतर चेलवांजी, पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। अब एक शब्द यहाँ पर आया है शुरुआत में ही, कुएं। तो कुएं क्या शब्द है? कुआं तो सभी ने सुना है, पूरा आपने मुहावरा भी इसमें सुना होगा। कुएं का पानी, या मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें कुएं के बारे में। तो कुएं के विषय में तो सभी जानते हैं कि वहां पर जल जो है वो एकत्रित होता है, जमीन से निकलता है, बहुत गहरा होता है कुआं। तो लेकिन यहाँ पर अलग ही एक शब्द प्रयोग किया गया है, कुएं। तो यहाँ पर कहा है कि पसीने में तरबतर चेलवांजी। चेलवांजी शब्द भी शायद आप लोगों के लिए नया है। तो क्योंकि हम बिल्कुल अलग हटके कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने नहीं सुनी होंगी। तो आज हम कुछ नई चीजें हम इस पाठ में सीखेंगे। तो यहाँ पर दो शब्द हमने पहली लाइन में सीखे, चेलवांजी और कुई। तो चेलवांजी जो होते हैं वो कुई के अंदर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें कहा जाता है। कुई क्या होता है? कुई होती है, जिस तरह आपने कुआं देखा होगा, आप जब यहाँ पर आप इस पाठ को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुएं का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से कुआं होता है और उसमें अंदर पानी उससे निकाला जाता है, उसमें एक बाल्टी डाली जाती है रस्सी की मदद से और फिर उससे पानी निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुएं की बात हो रही है, तो कुएं होती है बिल्कुल पतली संकरी नुमा एक
गुहा सी होती है, जहां से बिल्कुल इतना इतना छोटा उसका जो होल होता है जहां से पानी निकालना है वो बहुत छोटा होता है, और वो नीचे से नीचे को काफी लंबी होती है। और इसमें अभी आप देख पाएंगे इस तरह से काफी लंबी वो होती है, और उसमें ईंटों से उसकी चिनाई कर दी जाती है चारों तरफ से, और बीच बीच में उस पर होल छोड़ दिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह कुएं का निर्माण किया जाता है। तो पसीने में तरबतर चेलवान जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ खुदाई, गहरी खुदाई हो चुकी है। 30-35 हाथ यानी कि एक हाथ को एक हाथ यानी 1 फीट के बराबर हम कह सकते हैं, 1 फीट से ज्यादा होता है। तो 30-35 फीट गहरी जो है खुदाई हो चुकी है, और अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। यानी कि अगर हम और नीचे खुदाई करते जाएं, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इतना ज्यादा संकरा वो गड्ढा है, और कुएं का जो व्यास है, व्यास यानी कि ये जो घेरा है बहुत ही संकरा है, बहुत ही छोटा है। उखेरू बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी छोटी जगह पर खोदना है। तो इतनी छोटी सी जगह पर एक हाथ की दूरी है, अगर कोई व्यक्ति बीच में बैठकर खोद रहा है तो उसकी केवल एक हाथ की दूरी पर वो जो कुएं है उसका जो घेरा है वो उतना है। ठीक है, खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली क्या होता है? वो छोटी डंडी का छोटा फावड़े जैसा औजार होता है। जिस तरह आपने फावड़ा देखा होगा तो बिल्कुल वैसा ही एक छोटा औजार होता है, उसका शेप जो होता है वो फावड़े से थोड़ा सा छोटा होता है, और पीछे उसकी डंडी लगी होती है, वो भी छोटी होती है। नुकीला फल लोहे और हत्था लकड़ी का, यानी कि जो आगे का पार्ट होता है, जिस तरह फावड़ा होता है तो फावड़े के आगे का पार्ट लोहे का होता है, बाकी का लकड़ी का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बसौली है वो भी उसके आगे का पार्ट भी लोहे का होता है, और पीछे लकड़ी का हत्था होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान जो है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा कम होती है, पानी के स्रोत वहां पर बहुत कम है, तो गर्मी का होना तो लाजमी है। लेकिन जब खुदाई हो रही है कुएं की, और सोचिए 35 से 30 हाथ तक खुदाई हो चुकी है, और जो उसका घेरा है वो बहुत ही ज्यादा संकरा है कि केवल एक व्यक्ति वहां अंदर जा सकता है और उसमें खुदाई कर सकता है। तो अब मेहनती जो काम एक चल रहा है उसमें गर्मी होना, गर्मी का असर पड़ता ही है, और गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग, कुछ लोग बीच में मुट्ठी भर के रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जिससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है, और गहराई में जमा दम घुटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। बीच बीच में एक व्यक्ति जो है वो ऊपर बैठा हुआ होता है, जमीन पर बैठा हुआ होता है, और बीच बीच में वो मुट्ठी भर रेत उठा उठाकर उसमें डालता रहता है, ताकि जो फट से ऊपर की हवा है, ठंडी हवा जो है वो नीचे गहराई पर चली जाए, और गहराई में जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाए। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसीलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु बर्तन को टोप की तरह पहने हुए रहते हैं, क्योंकि बार बार ऊपर से रेता डाला जाता है तो उनके सर पर वो न लग जाए, इसके लिए वो अपने सर पर टोपी पहन के रखते हैं, पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी सी खुदाई हो जाने के बाद चेलवाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है।
क्योंकि खुदाई होती जा रही है नीचे, गहराई तक गहराई तक गहराई तक खुदाई होती जा रही है। तो इससे अब जो चेलवांजी है, जो खुदाई कर रहा है मजदूर, उसके पैरों के पास मिट्टी जमा हो जाती है। तो ऊपर से एक रस्सी से छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है और मिट्टी उसमें भर भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं और टोप इनसे भी चेलवांजी को बचाता है। तो जो उसने टोप पहनी हुई रहती है, तो जब वो मिट्टी निकालने के लिए बाल्टी अंदर डाली जाती है, तो उस बाल्टी में उस मिट्टी को भरा जाता है, फिर सावधानी पूर्वक उसे ऊपर खींच लिया जाता है। और फिर खींचते वक्त भी क्या होता है कि कुछ मिट्टी के कण, कुछ रेत के कण, कुछ पत्थर जो है वो नीचे गिरते हैं वापस। तो उससे बचने के लिए भी चेलवांजी जो है, जो खोदने वाले मजदूर हैं, वो अपने सर पर उस टोप को लगाते हैं। चेलवांजी यानी चेजारो। चेलवांजी के बारे में मैंने आपको बताया। तो चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। ठीक है, चेलवांजी जो होते हैं वो कुएं की खुदाई करने वाले, एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले। उस कुएं में उसके बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता मिट्टी से, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया, पानी अगर आ भी गया और ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब उससे पानी निकाला जाएगा तो मिट्टी भी पानी के साथ ऊपर आ सकती है। लेकिन उसकी साथ साथ उसकी साफ सफाई से चिनाई भी होती है आसपास से। तो ये एक विशेष काम है और इस विशेष काम को करने के लिए कुछ दक्षतम लोग वहां पर पाए जाते हैं, जिन्हें चेलवांजी कहा जाता है। और यह काम चेजा कहा जाता है और इस काम को चेजा कहते हैं। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी कि बहुत ही छोटा सा कुआं। कुएं यानी कि बहुत छोटा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम और कुछ ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुएं एक है लेकिन अर्थ में बिल्कुल कुएं से अलग है। कुआं जो होता है वो भूजल पाने के लिए बनाया जाता है। कुआं क्या होता है, उसको भूजल पाने के लिए, यानी कि जब कुएं की खुदाई होती है तो उसको वहां तक, उस गहराई तक खोदा जाता है जहां से पानी निकलने लगे, जमीन से पानी निकलने लगे। तो भूजल को प्राप्त करने के लिए, यानी कि भूमि के अंदर जो जल है उसको प्राप्त करने के लिए बारिश से क्या होता है, जो मिट्टी अपने अंदर जल को सोख लेती है, जो जल जो जमीन के अंदर एकत्रित होता रहता है, उन्हें इस तरह से, क्योंकि मिट्टी से ही वो छन जाता है और छन कर निकलता है। तो इस तरह कुएं का निर्माण जो होता है वो भूजल को प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन कुएं अर्थ में बिल्कुल कुएं से अलग है। क्यों? कुएं भूजल से ठीक वैसे ही नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं जो है वो उसी तरह भूजल से नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं कैसे जुड़ती है? वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा हो रही होती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और न ही भूजल है। यह तो नेति नेति जैसी कुछ पेचीदा मामला है। यानी कि जो कुआं होता है उसको तो हम क्या करते हैं कि वहां पर भूजल, जो जमीन में जल हमारा है, उसको प्राप्त करने के लिए हम कुआं खोदते हैं। लेकिन कुएं का एक विशेष कारण है कि ये जो वर्षा का जल है उसको विचित्र कारणों से, कुछ बहुत ही ज्यादा अनोखे तरीके से उस वर्षा के जल को समेटती है, एकत्रित करती है
और तब भी करती है जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला कोई पानी होता है और ना ही भूजल होता है। ये तो प्रक्रिया धीरे धीरे चलने वाली और कुछ पेचीदा प्रक्रिया है। और इस तरह का यहाँ पर कुएं का आप देख रहे हैं एक चित्र आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है कि आप देख रहे हैं इसका जो घेरा है वो कितना कम संकरा है और नीचे की तरफ फिर इसको गहराई में खोदा जाता है। और गहराई में खोदने के बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चेलवांजी जो लगे हुए हैं खुदाई करने में, और फिर एक व्यक्ति ने वहां से रस्सी से बाल्टी नीचे भेजी है जिसमें चेलवांजी मिट्टी उठाकर उसमें डाल रहे हैं और उन्होंने अपने सर पर किसी जैसे तांबे का हो या स्टील का हो या फिर बांस का हो एक हैट जो है एक टोपी जो है वो लगा रखी है ताकि जो चीजें हमने अभी पढ़ी थी उससे वे बच सकें। और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ आपके इस चित्र में ये आपकी जो यहाँ पर कुएं दी गई है इसकी चिनाई को आप इसमें देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर कितने तरीके से इसकी चिनाई की गई है। तो इसी तरीके से चिनाई करने के कारण ही इन लोगों को ये एक विशेष तरह की चिनाई होती है और जिस कारण जो वर्षा का जल है वो बहुत विचित्र तरीके से इसमें इकट्ठा होता रहता है और ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कितने महीन तरीके से कितने बारीक तरीके से उस कुएं में चिनाई की गई है और आप बीच बीच में कुछ स्पेस देख रहे हैं जहां पर जो खाली जगह है वो छोड़ दी गई है ताकि जो वर्षा का जल है वो वहां से कुएं में धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा होकर गिरता रहे। और इस चित्र को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी देख सकते हैं। तो अथाह है यह वर्षा अधिक मात्रा में हो यह मामला है और अथाह है यानी कि थोड़ा मामला पेचीदा है और अथाह भी है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में हो तो भी उसे भूमि में समा जाने में देरी नहीं लगती क्योंकि देखिए वहां पर चारों तरफ रेत ही रेत है। तो रेत में क्या होता है कि अगर आप कभी भी रेत में पानी डालेंगे तो वो फट से पानी को अंदर अपने खींच लेती है सोख लेती है यानी कि वो भूमि में समा जाता है। पहले तो यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है और अगर वर्षा अधिक हो गई तो भी यहाँ पर कहीं पानी का पौंड तालाब नदी जैसी स्थिति नहीं बनती क्योंकि पानी फटाफट से जमीन सोख लेती है। और कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे, ठीक है, 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है और यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ये ऊपर से नहीं दिखती है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है और बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक परत प्रकृति की उदारता पर खड़ी कुएं। तो यहाँ पर एक कुएं का दृश्य आपको दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्राकृतिक कुएं है। चारों तरफ से जल किस तरह से एकत्रित हो रहा है, जल किस तरह से उस कुएं में आ रहा है और फिर इसका प्रयोग लोग किस प्रकार कर पाएंगे ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो क्या हुआ कि जब हम कुएं को खोदते हैं, कुएं कई बार खोदते हैं तो यहाँ पर जमीन में बहुत लंबी चौड़ी खड़िया पत्थर की प्लेटें हैं और ये कब पता चलती है हमें जब हम पानी खोदते हैं यानी कि अपने लिए जल जब हम निकालते हैं तो तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर खड़िया पत्थर उपस्थित है इस जगह पर, इस स्थान पर। बड़े बड़े जब कुएं खोदते हैं तो उसमें 150 से 200 हाथ पर पानी निकल आता है पर वह प्रायः
खारा होता है। अक्सर आपने देखा होगा हैंडपंप की भी जब खुदाई होती है, तो जब हैंडपंप की खुदाई होती है, जो हैंडपंप अच्छे से नहीं फिट किए जाते हैं, जो बहुत कम स्तर के जल पर ही उनको फिट कर दिया जाता है, तो उसका पानी अक्सर खारा होता है और ये पीने के काम नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं और इसी कारण इन क्षेत्रों में कुएं बनाई जाती है। कुआं होता है लेकिन कुएं का पानी पीने योग्य नहीं होता है। पट्टी खोदने पर पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अगर क्योंकि रेत जो है वो एकदम से पानी को अपने अंदर सोख लेती है, तो किसी किसी जगह पर अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएं और किसी किसी जगह पर आपको दिखे कि वर्षा का जल जो है वो थोड़ा सा एकत्रित हुआ है, यानी कि वो नीचे नहीं बैठ पाया है पूरी तरह से, तो वहां हमें पता चल जाता है कि रेत के नीचे इस तरह की खड़िया की जो प्लेट है, पट्टी है, वो चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलाने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उसे बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली मिट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है और वो प्रकृति की अनोखी उदारता है आपकी कुएं। ठीक है, ये कुइयां ही हैं जो इस जल को एकत्रित करने का काम करती है। तो बच्चों, आज का जो ये चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदे, ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक चैप्टर है, यानी कि बहुत सारी चीजें हमें, बहुत सारी नई बातें, बहुत सारी नई चीजें हमें प्रकृति के बारे में और दूसरे राज्य के बारे में पता चलती है कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था रहती है और किस तरह के काम प्रकृति में हो रहे हैं। प्रकृति किस तरह से अपने अनोखे कृत्यों से लोगों का भरण पोषण करती है, पालन करती है। तो इस पाठ को हम अपने अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। पाठ हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप सभी बच्चे इसको घर में एक बार अवश्य पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए। आप देखिए कि क्या कुछ चीजें आपको इस पाठ में नई दिखाई दे रही है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।